हाँ जी बेटा, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात कर ली थी कि जो डीएनए रहता है उसकी पैकिंग कैसे होती है ना। और उसके बाद हम लोग बात करने लग रहे थे डीएनए की रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन क्या होता है बेटा? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें डीएनए अपनी कार्बन कॉपी बनाता है ना। तो ये चीज़ बता दी थी कि जो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है वो कब होती है? सेल साइकिल की एस फेज, है ना, जिसको कि हम क्या नाम देते हैं? सिंथेटिक फेज के नाम से जानते हैं। देखो, ये चीज़ बहुत पहले प्रूव कर दी थी वॉटसन और क्रिक ने, प्रपोज कर दी थी। क्या? कि जब डीएनए अपनी कॉपी बनाता है तो उसके जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो अलग हो जाते हैं और वो दोनों के दोनों ही एज टेम्पलेट काम करते हैं। इस चीज़ को समझे। वॉटसन और क्रिक ने क्या कहा कि भाई जब डीएनए अपनी कॉपी बनाता है तो डीएनए के दोनों ही स्ट्रैंड सबसे पहले एक दूसरे से सेपरेट होंगे और सेपरेट होकर दोनों के दोनों एक टेम्पलेट की तरह काम करते हैं। उसके बाद उन डीएनए पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर आएंगे और क्या होता है बेटा? एक नया स्ट्रैंड बनता है। तो जो नया डीएनए बना उसमें एक स्ट्रैंड रहेगा पेरेंट का और एक रहेगा नए का। कैसे? देखो, ये ओरिजिनल पेरेंट का डीएनए, ठीक है। जब रेप्लिकेशन स्टार्ट हुई तो देखो जो ब्लैक पेन से मैंने बना रखा है, ध्यान से देखना, ओरिजिनल पेरेंट के दोनों डीएनए के जो स्ट्रैंड थे वो अलग अलग हो गए। अब जो ये दोनों है ये किसका काम कर रहे हैं? टेम्पलेट, है ना। टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड बताया था। अब ये ब्लू वाला देखो, इसके अपोजिट बन जाएगा कि फॉर एग्जांपल अगर इधर ए है तो इस पे नए वाले पे टी आ जाएगा, इस पे जी है तो इस पे सी आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, समझे इस चीज को। ये चाहे यहाँ से देख लो कि ये दोनों पेरेंटल थे, पेरेंटल अलग अलग हो गए और उनके अपोजिट क्या आया बेटा? एक नया स्ट्रैंड आया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब डीएनए कॉपी बनाता है तो उस नए डीएनए के अंदर एक तो रहता है स्ट्रैंड ओरिजिनल पेरेंट का और एक आता है नया। यही कारण था कि वॉटसन और क्रिक ने डीएनए की इस रेप्लिकेशन को बोला सेमी कंजर्वेटिव, हाफ कंजर्वेशन। देखो बेटा, जो नया डीएनए बना उसमें हाफ तो पेरेंट का है और हाफ नया है, तो इसलिए इसको क्या नाम मिला था? सेमी कंजर्वेटिव। ये चीज़ प्रपोज की थी वॉटसन और क्रिक ने। सेमी कंजर्वेटिव होता है, लेकिन डीएनए के इस सेमी कंजर्वेटिव नेचर को एक्सप्लेन और प्रूव किया था दो साइंटिस्ट जिनका नाम था मैसेल्सन और स्टेहेल। मैसेल्सन और स्टेहेल ने 1958 में एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को प्रूव कर दिया था कि हाँ, जब डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है तो उस टाइम पे एक जो स्ट्रैंड रहेगा वो पेरेंटल होता है और एक स्ट्रैंड जो होता है वो क्या होता है? नया होता है, ठीक है। इस चीज़ को उन्होंने कैसे किया बेटा? इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए उन्होंने दो चीज़ें ली थी। एक तो ली थी ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है, और दूसरी चीज लिया था हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। देखो, नॉर्मल नाइट्रोजन को हम कैसे लिखते हैं? N14। रेडियो आइसोटोप की बात नहीं कर रही हूँ। हैवी, हैवी का मतलब होता है वजन में भारी, ठीक है। वजन में भारी का क्या मतलब हुआ? कि चीजें दोनों सेम है। ये नहीं है कि इसमें कुछ अलग है इसमें कुछ अलग है, नहीं, चीजें दोनों सेम है। बस जो नाइट्रोजन जो हैवी आइसोटोप रहेगा वो इससे वेट में हैवी रहेगा। क्या बोला मैंने? वेट में, वजन में भारी रहेगा, ये उससे हल्का रहेगा। तो इसने क्या लिया अपने एक्सपेरिमेंटल के लिए? सबसे पहली चीज तो ली ई कोलाई बैक्टीरिया और दूसरा लिया हैवी नाइट्रोजन। उन्होंने बेटा इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए बैक्टीरिया का कल्चर किया। बैक्टीरिया का कल्चर करने का मतलब है कि उन्होंने बैक्टीरिया को ग्रो किया, ठीक है, और बैक्टीरिया को ग्रो किया था लगभग 17 जनरेशन तक। अब देखो, यहाँ पर वो न्यूट्रिएंट मीडिया लिक्विड डाल दिया जिसमें कि ये बैक्टीरिया ग्रो करेगा और अपनी कॉपी बनाएगा। तो बेटा इस कल्चर मीडिया के अंदर, ठीक है, इस कल्चर मीडिया के अंदर उन्होंने नॉर्मल नाइट्रोजन की जगह किसको डाला था? हैवी नाइट्रोजन को डाला, ताकि बैक्टीरिया के डीएनए में जितनी भी जगह नाइट्रोजन है जो N14 है वो रिप्लेस हो जाए N15 से। इस चीज को समझे कि उन्होंने 17 जनरेशन तक ई कोलाई को क्या किया बेटा?
कल्चर करवाया, और जब तक कल्चर करवाया उसके दोनों ही डीएनए के स्ट्रैंड में, जैसे कि ये दोनों डीएनए के स्ट्रैंड है, दोनों डीएनए के स्ट्रैंड में नॉर्मल नाइट्रोजन को किसने रिप्लेस कर दिया? हैवी नाइट्रोजन ने। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया? इसके बाद जो दोनों स्ट्रैंड थे, जब उन्होंने ये कल्चरिंग कर ली तो जो दोनों स्ट्रैंड थे डीएनए के बेटा, अब उन दोनों स्ट्रैंड पे नाइट्रोजन 14 की जगह क्या आ गया? नाइट्रोजन 15। समझ गए? यानी कि उन्होंने नाइट्रोजन 14 को हटा दिया और किसको रिप्लेस कर दिया था वहाँ पर? नाइट्रोजन 15 को। यानी कि अब डीएनए के दोनों ही स्ट्रैंड में क्या है? हैवी आइसोटोप ऑफ द नाइट्रोजन, और इसलिए इसको नाम मिला हैवी डीएनए। अब उन्होंने क्या किया? इनमें से एक ई कोलाई को उठाया, 17 जनरेशन, और लगभग बैक्टीरिया 20 मिनट में बेटा क्या कर जाते हैं? अपनी कॉपी बनाती है। 20 मिनट में कॉपी बनाती है। और उन्होंने 17 जनरेशन, तो सोचो 1 से 2, 2 से 4, 8, 32, 16, 64, है ना, लगभग 2 या 2.5 लाख, एवरेज बता रही हूँ, एक्यूरेट नहीं है, 2 या 2.5 लाख के नियर अबाउट उन्होंने क्या किया था? इन बैक्टीरिया को ग्रो किया था। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने जो वो बैक्टीरिया कल्चर किए थे उनमें से एक बैक्टीरिया को ले लिया। सबसे पहले तो उन्होंने नाइट्रोजन 15 में क्या किया? सारों को ग्रो किया, जिसकी वजह से दोनों के दोनों जो स्ट्रैंड थे उन पे नाइट्रोजन 15 आ गई। अब एक बैक्टीरिया को लिया और फिर से कल्चर करवाए, लेकिन अब की बार उस न्यूट्रिएंट मीडिया में डाला नॉर्मल नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन 14। अब क्या हुआ बेटा? ई कोलाई को टेस्ट किया गया कि दिखा उसके क्या देखें कि जो चीज़ उन्होंने ये देखने के लिए किया था कि क्या उसके दोनों ही स्ट्रैंड पे हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन है या नहीं है, देखते हैं। साइंटिस्ट ने कहा दिखाओ। ठीक है, तो उन्होंने बेटा जब ई कोलाई को हैवी आइसोटोप के लिए किया, तो एक जिस टेक्निक के थ्रू उन्होंने ये इस चीज़ को प्रूव किया था उसका नाम होता है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या नाम बोला मैंने? डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। आप मोस्टली विलेज वगैरह में या कहीं भी जब रहते हो, दही में से मक्खन निकालना जानते हो, है ना? वो जो मशीन होती है उसको बहुत ही स्पीड पे घुमाया जाता है राउंड राउंड। इसकी वजह से क्या होता है बेटा? जो मक्खन जो लाइट वेट का होता है वो तो ऊपर आ जाता है ना, और जो लस्सी होती है वो क्या रह जाती है? नीचे रह जाती है। तो किसी चीज़ को इसी तरह स्पीडली घुमाना, उसी चीज़ को हम क्या नाम देते हैं बेटा? सेंट्रीफ्यूगेशन। देखो डेंसिटी ग्रेडियंट वही सेम चीज़ है कि जो भारी चीज़ रहेगी वो तो नीचे बैठ जाएगी, ठीक है, और जो हल्की रहेगी वो क्या करेगी? ऊपर घूमती रहेगी। लेकिन इसके अंदर उन्होंने जिस केमिकल को यूज किया उसका नाम था सीजियम क्लोराइड। तो मक्खन और लस्सी को अलग करना, उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन या आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन। और जिसकी हेल्प से इस चीज़ को किया गया था उसका नाम था सीजियम क्लोराइड। क्लियर? चलो जी, अगर अब हम इसमें आगे बात करें तो जो सीजियम क्लोराइड होता है वो वाटर सोल्यूबल हैवी सोल्ट होता है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला बेटा? सीजियम क्लोराइड वाटर सोल्यूबल हैवी सोल्ट होता है। जब इसको मिला के, जब इसको मिक्स करके, मतलब जब क्या किया? एक टेस्ट ट्यूब ले ली, डीएनए डाल दिया और इसमें सीजियम क्लोराइड डाल दिया। जब ये चीज़ करवा के इसको जोर से घुमाया जाएगा, रिवोल्व करवाया जाएगा, तो जो डीएनए है जैसे ही सीजियम क्लोराइड के साथ मिक्स हो जाता है वो एक पर्टिकुलर हाइट पे बैठ जाता है। क्या बोला मैंने? एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर सेट हो जाता है। कैसे? कि हैवी जो पार्टिकल रहेंगे वो तो बेस पे रहेंगे और लाइट रहेंगे सबसे ऊपर। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि कितनी हाइट पे बैठे हुए हैं? यानी कि स्पार्क करना पड़ेगा। और इस चीज़ के लिए
ठीक है, उस कंट्रास्ट को इंक्रीज करने के लिए यूज किया गया था फ्लोरोक्रोम। फ्लोरोक्रोम बेटा जो चीज स्पार्क होगी जिसका नाम था इथिडियम ब्रोमाइड, समझे। तो देखो जब मान लो फॉर एग्जांपल ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर क्या कर दिया, सीजियम क्लोराइड को डाल दिया। अब फ्लोरोक्रोम का जब हम यूज करेंगे तो उनको ये चीज दिख जाएगी। तो देखो बेटा हैवी जो डीएनए था वो तो नीचे बैठ गया है ना बेस पे, और जो लाइट डीएनए था वो था ऊपर। तो जब जैसे फ्लोरोक्रोम डालेंगे तो उनको दिख जाएगा ना कि इसकी हाइट कितनी, वो मीटर सेंटीमीटर जो भी रहेगी उसको वो क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। क्लियर, इतना समझ में आया। तो क्या रहा, जब मैथल और मेसेल्सन ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया तो ये देखा कि जो सबसे पहली जनरेशन आई थी डीएनए की वो थी हाइब्रिड या इंटरमीडिएट। फर्स्ट जनरेशन ऑफ ई कोलाई डीएनए वाज हाइब्रिड और द इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का क्या मतलब होता है कि जो सबसे पहली जनरेशन थी जब उसके डीएनए को चेक किया गया इस टेक्निक के थ्रू, तो देखा कि उसके डीएनए के एक स्ट्रैंड पे तो है नाइट्रोजन 15 और एक डीएनए के स्ट्रैंड पे है नाइट्रोजन 14। ऐसा क्यों? क्योंकि जब उसके डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पे नाइट्रोजन 15 आ गई थी तो उसको नॉर्मल नाइट्रोजन 14 के कल्चर मीडिया में डाला गया। ठीक है, और कल्चर मीडिया के बाद में जब 20 मिनट बाद जब चेक किया, देखो दोनों नाइट्रोजन 15 है और जब नॉर्मल नाइट्रोजन 14 में डाल के कल्चर किया तो जो 20 मिनट बाद जब चेक किया तो ये देखा कि उसका जो डीएनए था वो था इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट डीएनए का मतलब होता है बच्चे मिड का, बीच का, यानी कि उसका एक स्ट्रैंड ऐसा था जिसपे क्या थी नाइट्रोजन 14 और एक स्ट्रैंड ऐसा था जिसपे थी नाइट्रोजन 15। तो देखो ये सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक जो रहती है वो एक्चुअल में काम कैसे करती है। मान लो दोनों ही स्ट्रैंड डीएनए के लाइट है तो देखो ऊपर है, ठीक है, अगर दोनों ही जो स्ट्रैंड है वो हैवी है तो वो क्या बैठ जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। लाइट और हैवी, तो देखो लाइट जो डीएनए है वो तो ऊपर है और हैवी जो डीएनए है वो नीचे। लेकिन अगर बीच का है, इंटरमीडिएट है, तो देखो बीच में है, इसके हैवी और लाइट के बीच में है। इस तरह जो ये सेंट्रीफ्यूगेशन जो टेक्निक है ये क्या करती है, काम करती है। ठीक है, तो यही इनका एक्सपेरिमेंट था कि जो ओरिजिनल पेरेंट का डीएनए था बच्चे, उसके दोनों स्ट्रैंड पे नाइट्रोजन 15 थी। जब उसको कल्चर किया गया और 20 मिनट बाद जब चेक किया गया तो जो डीएनए के जो स्ट्रैंड थे वो क्या दिखे, ये पहली जनरेशन है, एक डीएनए से 2 डीएनए बने, लेकिन उन 2 डीएनए वो जो थे वो हाइब्रिड थे। देखो जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है ये तो है ओरिजिनल पेरेंट का स्ट्रैंड, और जो ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है ये क्या है, नया का मतलब नाइट्रोजन 14। अब इसको जब आगे ग्रो किया गया तो अगली 40 मिनट बाद, ठीक है 20 मिनट बाद, ये 40 मिनट बाद, यानी कि सेकंड जनरेशन में 2 डीएनए कितनी बनाएंगे, 4 कॉपी बनाएंगे। तो ये देखो 2 तो आ जाएंगे प्योर और 2 आएंगे इसके हाइब्रिड। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि इस एक्सपेरिमेंट ने इस चीज़ को प्रूव कर दिया कि जब डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है तो उसका एक पेरेंटल स्ट्रैंड कंजर हो जाता है, टेम्पलेट की तरह काम करता है, और उसी के ऊपर डीएनए का नया स्ट्रैंड बनता है। इसका मतलब हुआ कि जो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है वो होती है सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, ये चीज़ मैं बता चुकी हूँ कि नाइट्रोजन जो 15 है वो हैवी आइसोटोप है, रेडियो आइसोटोप नहीं, और सिर्फ डेंसिटी के बेस पे ही हम इसको नॉर्मल नाइट्रोजन से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दे रखा है, उसके साथ हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में लेके चलेंगे।